नमस्कार प्यारे बच्चों। ये वीडियो +1 क्लास के बच्चों के लिए है। हमने ना भाई स्कूल में एक टेस्ट कंडक्ट करवाया था जिसमें टोटल 90 क्वेश्चन थे और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेल और सेल साइकिल वाले चैप्टर के थे। ये सारे के सारे इस प्रकार के क्वेश्चन हैं कि आपको ये नीट में भी देखने को मिल सकते हैं। PYQ ही क्वेश्चन उठा रखे हैं। तो अब हम कोशिश करते हैं इस सारे पेपर को सोल्व करने की। अभी जिस बच्चे को अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो बाद में मेरे से स्कूल में भी अपना डाउट क्लियर करवा सकता है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला ही क्वेश्चन ऐसा था कि बहुत सारे बच्चों ने शायद गलत कर दिया हो। रॉबर्ट हुक डिस्कवर द डैश ऑफ ए सेल। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि रॉबर्ट हुक ने तो सेल की डिस्कवरी करी थी, है ना। मगर अब क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि रॉबर्ट हुक ने सेल की किस चीज की डिस्कवरी करी। मतलब सेल तो बहुत बड़ी होती है, सेल के किस पार्ट को उसने सबसे पहले डिस्कवर किया था। ये यहां देखोगे ना प्यारे बच्चों, आप इस स्लाइड के अंदर ये आपको माइक्रोस्कोप दिखा रखा है। माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी आपको नजर आएगा, और रॉबर्ट हुक ने ना सबसे पहले किसी प्लांट सेल को एग्जामिन किया था। किस सेल को? प्लांट सेल में। और प्लांट सेल में सबसे बाहर क्या मिलेगी आपको? सेल वॉल। क्या मिलेगी? सेल वॉल। तो प्यारे बच्चों, जो अब ये बाहर नजर आता है ना, ये सारा सारा क्या है? सेल वॉल। तो भाई सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किस चीज को डिस्कवर किया? सेल वॉल को। अगला क्वेश्चन, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। सेल थ्योरी किसने दी? स्केल्डन एंड स्वान नाम के दो साइंटिस्टों ने। एक जूलॉजिस्ट था और एक बोटनिस्ट था भाई। अगला क्वेश्चन, द स्टेटमेंट ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि भाई पुरानी सेल ही नई सेल को जन्म देती है। स्टेटमेंट किसकी है? ये स्टेटमेंट किसकी थी? रूडोल्फ विर्क्यू की। और इसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था। ये है सारा सारा अब तक 3 क्वेश्चन। अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनली इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। सेल ऑर्गेनली कैसी आपकी? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एंड फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। एक तो कोई मेम्ब्रेन नहीं है और ऊपर से प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में भी है। ऐसी सेल ऑर्गेनली तो भाई क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में तो मिलता है 70s टाइप का और यूकैरियोट्स में मिलता है 80s टाइप का। ये याद रखें भाई, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओनली इन प्रोकैरियोटिक सेल। 4 ऑप्शन दिए, इनमें से पूछ लेगी भाई सिर्फ और सिर्फ उस ऑप्शन का नाम बताओ जो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में, राइबोसोम दोनों के अंदर मिलता है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। माइटोकॉन्ड्रिया भी सिर्फ किस में मिलता है? यूकैरियोटिक। मगर जो प्लाज्मिड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगा? प्रोकैरियोटिक सेल में। अब प्लाज्मिड देखेंगे ना, यहाँ आपको नजर आएगा, ये है जो पार्ट है। 1 मिनट में इसको दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए, ये दिखा रखा है भाई यहाँ प्लाज्मिड, और ये इस प्रकार का है, मतलब कि ये सर्कुलर है। कैसा है? सर्कुलर। जो बैक्टीरिया का मेन डीएनए है ना, वो ये है ना। इसको न्यूक्लियोइड बोल दिया या जीनोमिक डीएनए बोल दिया। इस डीएनए के अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए और है, तो ये क्या है? एक्स्ट्रा डीएनए। और कैसा डीएनए है ये? सर्कुलर है। और ये सिर्फ किस में मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। और इस डीएनए को क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। इसको क्या बोलेंगे भाई? प्लाज्मिड। तो आपका करेक्ट आंसर क्या जाएगा इस क्वेश्चन का? प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ इज माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी सेल का नाम है माइकोप्लाज्मा। इसका दूसरा नाम जो है, इसको बोलते हैं PPLO। इसका एक और नाम क्या है? PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, या फिर जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। अगला क्वेश्चन, द जीनोमिक डीएनए ऑफ ए बैक्टीरियम इज। क्या बोल दिया कि भाई जो बैक्टीरिया का जीनोम का डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, वो किस प्रकार का है। अब ये जो डीएनए है ना, ये भी कैसा है? सर्कुलर है। बैक्टीरिया में जितना भी डीएनए है ना, सारा सारा कैसा होता है? सर्कुलर है भाई। वहीं इंसानों में जो डीएनए वो कैसा होता है? ऐसे लीनियर। किस प्रकार का कहलाएगा? यूकैरियोटिक सेल में लीनियर। बैक्टीरिया डीएनए कैसा है? सर्कुलर। तो आंसर क्या जाएगा? सर्कुलर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टू बैक्टीरियल सेल। इन चारों में से वो क्या है कि जो बैक्टीरिया वो स्टिकी नेचर प्रोवाइड करवाता है, कहीं भी अटैचमेंट में हेल्प करवाता है। तो वो है भाई आपका ग्लाइकोकैलिक्स। सेल वॉल तो प्रोटेक्ट करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भाई ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बैक्टीरिया अंदर तो है ही नहीं। अगला क्वेश्चन, द सबयूनिट ऑफ राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। पहली बात, प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप का राइबोसोम है। कैसा राइबोसोम है? 70s। जो भी राइबोसोम है उसकी 2 यूनिट है भाई, एक तो लार्ज और एक स्मॉल। एक तो लार्ज है और एक
स्मॉल है। 70s में जो लार्ज सब यूनिट है वो है 50s और जो स्मॉल है वो है 30s। अगर ये 70s की जगह क्या होता है भाई, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये है 80s यूकैरियोट्स में जो पाया जाता है, तब इसकी लार्ज सब यूनिट होती 60s और स्मॉल होती भाई प्यारे बच्चों 40s। तब स्मॉल क्या होती 40s। तो आंसर आएगा आपका 50 एंड 30। अगला क्वेश्चन, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल इज नोन एज। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है ना, देखो ये यहाँ जो जेनेटिक मटेरियल इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोइड, या फिर इसको हम बोलते हैं जीनोफोर। तो आंसर आ जाएगा आपका क्या, न्यूक्लियोइड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। प्रोटीन फैक्ट्री हम बोलते हैं राइबोसोम को, क्योंकि राइबोसोम का मेन काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया किस चीज में हेल्प करता है, एटीपी फॉर्मेशन में। लाइसोम चीजों को डिग्रेड करता है, डाइजेस्ट कर देता है। न्यूक्लियोलस भाई आरएनए की फॉर्मेशन करवाता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, राइबोसोम। ये बाकी सारे आपके गलत। विच टाइप ऑफ वैक्यूल प्रोवाइड बायंसी टू बैक्टीरिया। बायंसी का मतलब है तैरने की ताकत, फ्लोट करने में जो हेल्प करेगा, उस प्रकार के वैक्यूल का नाम क्या है भाई, गैस वैक्यूल। वैक्यूल है उसके अंदर क्या इकट्ठा हो जाएगी, बैक्टीरिया की बॉडी में क्या इकट्ठा हो जाएगी, एक जगह बहुत सारी एयर या फिर गैस। अब वो है ना भाई, बैक्टीरिया फ्लोट करने में हेल्प करेंगे, और इस प्रकार के वैक्यूल को क्या बोलते हैं, गैस वैक्यूल। इसको क्या बोलेंगे, गैस वैक्यूल। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। फ्लैजिला में इनमें से क्या एक नहीं पाया जाता। फ्लैजिला के तीन मेन पार्ट हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। फ्लैजिला के तीन ही मेन पार्ट हैं, सबसे पहले बेसल बॉडी, फिर हुक, और लास्ट क्या है, फिलामेंट। तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल तो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। अगला क्वेश्चन भाई प्यारे प्यारे बच्चों, द डैश आर स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ ए बैक्टीरियल सेल। आपको बैक्टीरियल सेल में आमतौर पे तीन प्रकार की चीजें देखने को नजर आएंगी। एक तो यहाँ इस डायग्राम में समझते हैं, एक तो बहुत लंबी स्ट्रक्चर होती हैं, एक दो या तीन पाई जा सकती हैं, इनको फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला। उसके बाद इस प्रकार की भी स्ट्रक्चर हो सकती है जो येलो कलर में दिखा रखी हैं, इनको बोलते हैं पिलाई। ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। उसके बाद जैसे टूथब्रश पे बाहर छोटे छोटे ब्रिसल्स होते हैं ना, उस प्रकार की स्ट्रक्चर, ये देखो बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे। बहुत सारे मिल सकते हैं टूथब्रश के ब्रिसल्स जैसे हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई, फिम्ब्रे। द एनिमल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम ए प्लांट सेल इन हैविंग। अब जो एनिमल सेल है ना वो प्लांट सेल से अलग है, किस बेसिस पे है अलग, वो है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं और ये सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। और एक सेंट्रोजोम के अंदर दो पाए जाते हैं सेंट्रियोल। क्या मिलेंगे, सेंट्रियोल। ये याद रखें भाई। 15 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, द मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन डैश वॉज डैश फॉर ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सिंगर और निकोलसन ने है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक मॉडल प्रपोज किया था जिसको बोलते हैं फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और ये दिया था 1972 में। कब दिया प्यारे बच्चों, 1972 के। तो अपने भाई बच्चों 16 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन। गैस वैक्यूल बच्चों मोस्टली प्रोकैरियोट्स में पाए ही जाते हैं, तो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल। फंगस के अंदर जो सेल वॉल है ना वो बनी होती है काइटिन की, और ये जो काइटिन है ये बनता है नैक का। किस चीज का, नैक। नैक की फुल फॉर्म याद करेंगे, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। क्या है इसकी फुल फॉर्म, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से एक स्टेटमेंट बताओ जो गलत है। इसको कर लेते हैं। क्या बोला कि भाई मिडल लेवल इज चीफली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट तो आपकी ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल इज फाउंड इन हार्डर वुडी पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। बिल्कुल ठीक है भाई, जो पौधा जितना ज्यादा ओल्ड होता जाएगा उसमें डेवलप होती जाएंगी कि आपकी सेकेंडरी सेल वॉल, और वो प्लांट कैसा होता चला जाएगा, हार्ड। प्लाज्माडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस दैट कनेक्ट द नेबरिंग प्लांट सेल। ये भी बात ठीक है कि भाई दो सेल्स के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्माडेस्माटा। सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ ए सेल। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी।
हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक प्लांट सेल है। इसमें ये जो शुरुआत में है ना, जो शुरुआत में ही लेयर बनती है बाहर की तरफ, ये सारी की सारी, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। इसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है। इसके अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ जो एक नई लेयर डेवलप होगी ना भाई सेल वॉल की, ये क्या कहलाएगी आपकी? ये कहलाएगी सेकेंडरी सेल वॉल। और बाहर की तरफ क्या मिलेगी हमेशा? प्राइमरी सेल वॉल। तो वही आंसर क्या आ जाएगा आपका? सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ सेल। ये स्टेटमेंट गलत थी, अपने को ढूंढना भी क्या था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से गलत क्या है? अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? कि भाई इन चारों में से उसका नाम बताओ जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 ऑर्गेनेल मिलजुल के काम करती हैं। वो है ईआर, सबसे पहले ईआर, उसके बाद आएगा आपका गोल्गी, गोल्गी के बाद लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स के बाद आते हैं भाई आपके वैक्यूल्स। तो ये 4 ऑर्गेनेल ही हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, ए सेल ऑर्गेनेली एक्स, एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको नाम दिया है एक्स, इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 2 टाइप की डेवलप करवा दी। ऑन द बेसिस ऑफ ए सेल ऑर्गेनेल वाई, और इस एक्स को 2 टाइप में डिवाइड करवाया किस बेसिस पे? एक नई ऑर्गेनेल है जिसको वाई बोलते हैं, उसके बेसिस पे, कि वाई के बेसिस पे एक्स कितने टाइप का है? 2 टाइप का है। दैट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये वाई है ना, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। क्या करवाता है? प्रोटीन बनने में हेल्प करवाता है। अब बोल दिया आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। अब बताओ ये एक्स और वाई क्या क्या है? प्यारे बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस में जो हेल्प करता है उसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम को ही क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। और भाई राइबोसोम के बेसिस पे उस ऑर्गेनेल का नाम बताओ जो 2 टाइप की है। एक तो एसईआर है और एक आरईआर है। अब जिसके पास राइबोसोम प्रेजेंट है वो तो आरईआर, जिसके पास नहीं उसको क्या बोलते हैं? एसईआर। तो एक्स का नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? ईआर एंड राइबोसोम। अगला क्वेश्चन, द सरफेस ऑफ आरईआर हैज, आरईआर के सरफेस पे क्या पाए जाते हैं? अभी किया है भाई, क्या मिलते हैं? राइबोसोम, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड एंड लिपिड? अब ये आरईआर तो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, क्या बनाएगा? प्रोटीन। वही एसईआर क्या डेवलप करवाता है? आपका लिपिड। तो वही लिपिड और स्टीरॉयड की फॉर्मेशन कौन करवाएगा? एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन, लार्ज नंबर ऑफ आरईआर आर फाउंड इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। भाई वो सेल्स जो कि बहुत ज्यादा प्रोटीन डेवलप करते हैं उनके अंदर क्या मिले? बहुत सारे आरईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्गी एपरेटस? इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ये गलत है भाई। गोल्गी के ऊपर एक मेम्ब्रेन का कवर मिलता है, इसलिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और यहां ऑप्शन में क्या बोला? कि इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। ये गलत हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ ईआर एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स? ईआर और गोल्गी के बीच में क्या एक चीज है जो कॉमन है? बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड। गलत। बोथ हैव सिस्टर्न है, बिल्कुल ठीक। ईआर में भी सिस्टर्न है और गोल्गी में भी क्या पाए जाते हैं? सिस्टर्न है। बोथ कंटेन देयर ओन डीएनए। ना भाई, डीएनए खुद का पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। बोथ आर सेमी ऑटोनोमस। ये स्टेटमेंट गलत है। ए नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स आर प्रेजेंट ऑन ईआर आर ट्रांसफर टू। ठीक ठीक ठीक। क्या बोल दिया? कि ईआर बहुत सारे प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करता है ना। ईआर के पास क्या है? राइबोसोम। वो बहुत सारे क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अब इन प्रोटीन्स को ईआर से कहां भेजा जाएगा? गोल्गी के पास। गोल्गी क्या करेगा? इन प्रोटीन्स की मॉडिफिकेशन करेगा, पैकेजिंग करेगा, ताकि इनको बाद में प्रोटीन्स को या तो सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करें या सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट कर पाए। तो वही करेक्ट आंसर क्या आएगा? गोल्गी एपरेटस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लाइसोसोम? लाइसोसोम के बारे में क्वेश्चन आ गया। अब मैं एक डायग्राम भी लेके आऊं आपके लिए लाइसोसोम का। ये है ना, आपको एक सेल दिखा रखी है पूरी पूरी। क्या है ये? एक सेल। इस सेल में यहाँ एक टाइनी बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, छोटी सी बॉल लाइक स्ट्रक्चर वो दिखा रखी है। ये है भाई, जूम करके दिखा दी बड़ी सी। इसके बाहर एक तो सिंगल मेम्ब्रेन है, मतलब इसके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी स्ट्रक्चर लगा रखी है। और इसमें क्या मिलते हैं? बहुत सारे एंजाइम्स। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स है ना, उनको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइज
लाइटिक एंजाइम्स, क्या बोलते हैं उनको, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और ये चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं भाई। तो अब लाइजोसोम का क्वेश्चन उठा लेते हैं। लाइजोसोम आर सिंपल टाइनी स्फेरिकल सेक लाइक स्ट्रक्चर, बिल्कुल ठीक है बात, ये बहुत छोटे होते हैं, स्फेरिकल हैं, सेक लाइक हैं। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, बिल्कुल ठीक भाई, या अब इस डायग्राम में भी देख लीजिए, ये लाइजोसोम है कहाँ, साइटोप्लाज्म के ही अंदर है। द एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम वर्क इन बेसिक कंडीशन, ये स्टेटमेंट गलत है, बेसिक की जगह कंडीशन कैसे आनी चाहिए भाई, एसिडिक, ये किस कंडीशंस में काम करते हैं, एसिडिक कंडीशन में, तो आंसर आएगा थर्ड। Which of the following cell organelle is involved in synthesis of the cell organelle that contain hydrolytic enzyme? अब पूछ लिया एक ऑर्गेनेल जिसका नाम है एक्स, वो फॉर्मेशन करती है वाई की, और ये वाई है ना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स रखता है अपने पास, तो वाई का नाम तो क्या है, लाइसोसोम, क्या है, लाइसोसोम। पूछ लिया अब इस लाइसोसोम की फॉर्मेशन कौन करवाता है, मतलब इस एक्स का नाम बताओ। लाइसोसोम की फॉर्मेशन कहां से होती है प्यारे बच्चों, गोल्गी से, गोल्गी के ट्रांसफेज से निकलते हैं लाइसोसोम्स, तो वही आंसर क्या आ जाएगा, गोल्गी एपरेटस। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्यूल हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन इन अमीबा। मेन बात है कि व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर वाटर और सोल्ट के लेवल को मेंटेन करना ही क्या कहलाएगा, ऑस्मोरेगुलेशन। इसके लिए जो वैक्यूल रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। द वैक्यूल विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल इनकल्ड बाय प्रोटिस्ट आर फूड वैक्यूल, ऐसे वैक्यूल को क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल। बहुत आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज टू ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है ना ट्रांसपेरेंट है, सेल को आप माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखोगे ना, आपको ज्यादातर चीजें उसमें नजर ही नहीं आएंगी, उसके लिए आपको है ना सेल के अंदर क्या डालना होता है, कलर। कलर को बायोलॉजी में या तो स्टेन बोलते हैं, डाई बोलते हैं। यहां जिस डाई का यूज किया जाएगा उसका नाम है जेनस ग्रीन, क्या है, जेनस ग्रीन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस कौन है भाई प्यारे बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, क्योंकि बहुत सारी क्या बनाता है, एटीपी। द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग। अब माइटोकॉन्ड्रिया से क्वेश्चन आया और हम माइटोकॉन्ड्रिया के बहुत सुंदर सा डायग्राम भी लेके आए हैं। ये देखेंगे ना, ये दिखा रखी है, देखो एक तो आपको दिखाई है आउटर मेम्ब्रेन, यहाँ ये सारा सारा पार्ट क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। फिर दिखाई आपको इनर मेम्ब्रेन, ये अंदर की तरफ ऐसे मुड़ी हुई मेम्ब्रेन, बार 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 जो फोल्ड हो चुके हैं, इसको क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। अब बोल दे ये जो इनर मेम्ब्रेन के द्वारा अंदर की तरफ मुड़ के जो पार्ट बनाया गया ना, इसको बोलते क्या है, इसका नाम है क्रिस्टे। ये जितने भी स्ट्रक्चर इस प्रकार के ना, ऊपर नीचे इन सब का नाम क्या है प्यारे बच्चों, क्रिस्टे। इन सबको क्या बोलेंगे, क्रिस्टे। 1 2 3 ऐसे करके ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, क्रिस्टे। और ये किसकी फॉर्मेशन है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन से बनते हैं, इनको बोलते क्या है, क्रिस्टे। द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ना राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या मिलते हैं, राइबोसोम। ये बताओ किस टाइप के, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो राइबोसोम है वो किस टाइप के हैं, 70s टाइप के। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी है, ये डीएनए कैसा है, सर्कुलर। ये चीजें याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए वो सर्कुलर है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम है वो कैसे हैं, 70s टाइप के। और माइटोकॉन्ड्रिया जिस सेल में पाया जाता है उस सेल का नाम क्या है, यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम किस टाइप के हैं, 80s टाइप। ये जिस सेल में उसके अंदर तो 80s टाइप, और इसके अंदर किस टाइप के राइबोसोम है, 70s टाइप के। तो आंसर आएगा प्यारे बच्चों आपका क्या, 70s। प्लास्टिड विच स्टोर प्रोटीन्स आर। एक ऐसे प्लास्टिड का नाम बताओ जो कि प्रोटीन स्टोर करता है। अब मैं बता देता हूं उन बच्चों जिनको यही नहीं पता कि प्लास्टिड क्या है। प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं प्लास्टिड भाई, और ये 3 टाइप के, कितने टाइप के हैं, 3। एक तो है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। 3 टाइप के प्लास्टिड पाए जाते हैं। अब ये जो ल्यूकोप्लास्ट है ना, ये कलरलेस है, और ये खुद भी 3 टाइप का, ये खुद भी कितने टाइप का है, 3 टाइप का। प्लास्टिड खुद 3 टाइप का, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। इसमें जो पहली टाइप है जिसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ये कैसा है, कलरलेस है, और इसका मेन काम क्या है, ये फूड को स्टोर करता है। किसको स्टोर करेगा, फूड को। अब फूड हो सकता है आपका प्रोटीन हो, स्टार्च हो, या फिर लिपिड हो। अगर प्रोटीन है फूड आपका, स्टोर्ड फूड क्या है, प्रोटीन, तो इस प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट को बोलोगे एल्यूरोप्लास्ट। अगर स्टार्च है तो अमाइलोप्लास्ट, अगर भाई लिपिड है तो इलायोप्लास्ट, है ना।
एल्यूरोप्लास्ट का मतलब जिसमें क्या है, प्रोटीन स्टोर किए जाते हैं। लायोप्लास्ट में जिसमें फैट या फिर लिपिड स्टोर किया जाता है। माइलोप्लास्ट में क्या स्टोर होंगे, स्टार्च। तो ये तीनों की तीनों, एक दो तीन, किसके पार्ट हैं, ल्यूकोप्लास्ट के। ल्यूकोप्लास्ट का कलर कैसा है, ट्रांसपेरेंट, है ना। और इसका मेन काम क्या है, ये फूड को स्टोर करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, एक ऐसा प्लास्टिड जो कि प्रोटीन को स्टोर करता है उसको क्या बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एल्यूरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड इज कलर्ड। एक ऐसा प्लास्टिड जो कि कलर्ड है एंड कंटेन कैरेटिनोइड, और उसमें क्या पाए जाते हैं, कैरेटिनोइड। मैंने अभी बताया था कि प्लास्टिड तीन प्रकार के हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्रोमोप्लास्ट है ना प्यारे बच्चों, ये कलर्ड है। ये रेड कलर का हो सकता है, येलो, ऑरेंज, ब्लू, पर्पल, बहुत सारे कलर हो सकते हैं इसके। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट मिलता है जिसको क्या बोलते हैं, कैरेटिनोइड, है ना। और इसका मेन फंक्शन ही क्या है, ये फूड सॉरी ये कलर प्रोवाइड करवाता है। डिफरेंट टाइप्स के कलर किसकी वजह से हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से है। तो आंसर क्या आएगा आपका, क्रोमोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्लास्टिड कंटेन क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल किसके अंदर मिलेगा, क्लोरोफिल मिलता है आपको क्लोरोप्लास्ट के अंदर। जो लास्ट टाइप बच की ना प्लास्टिड की, जिसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, उसके अंदर क्या मिलते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। 38 का आंसर आएगा क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन, द ऑरेंज कलर ऑफ कैरेट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। अब ये ऑरेंज कलर, रेड कलर, ब्लू कलर, ये सब कलर किसकी वजह से हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो आंसर क्या आएगा, क्रोमोप्लास्ट। थाइलेकोइड आर प्रेजेंट इन, अच्छा क्वेश्चन है। ये डायग्राम दिखा रखा है प्यारे बच्चों क्लोरोप्लास्ट का। अब इस क्लोरोप्लास्ट में है ना बहुत सारे देखेंगे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े सिक्के जैसे स्ट्रक्चर है ना। ये हर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को थाइलाकोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थाइलाकोइड। थाइलाकोइड के सेंटर में पाया जाता है क्लोरोफिल। थाइलाकोइड के अंदर क्या मिलेगा, क्लोरोफिल। तो मतलब सबसे पहले है क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर क्या मिलेगा आपको, थाइलाकोइड। और थाइलाकोइड के अंदर क्या मिलेगा आपको, क्लोरोफिल। क्या मिलेगा, क्लोरोफिल। सीक्वेंस याद रखेंगे भाई। तो क्वेश्चन क्या था, थाइलाकोइड आर प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, किसके अंदर मिलते हैं, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइबोसोम। राइबोसोम के लिए कौन सी एक स्टेटमेंट गलत है। द टाइप ऑफ राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोट्स इज 70s टाइप, बिल्कुल ठीक है। राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय जियोर्स पैलेट, ये भी बात ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ आरएनए ओनली, ना भाई, ये आरएनए के साथ साथ और किस चीज के मिल के बनते हैं, प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन जब आपस में जुड़ जाएगा तब फॉर्मेशन किसकी होगी, राइबोसोम की। तो यहां गलती क्या है भाई, ओनली वर्ड यूज किया। तो आंसर क्या जाएगा आपका, सी। राइबोसोम आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। तो आंसर क्या आएगा आपका, थर्ड। अगला क्वेश्चन, सेंट्रोजोम इज एन ऑर्गेनिल कंटेनिंग टू सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स कोल्ड। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है और ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। और एक सेंट्रोजोम में दो क्या मिलते हैं, सेंट्रियोल। क्या मिलेंगे, सेंट्रियोल। कितने मिलेंगे, दो। ये दोनों कितने डिग्री के एंगल पे हैं एक दूसरे से, 90 डिग्री के एंगल पे। द न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी भाई, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब करी, 1831 में। कब करी भाई, 1831 के अंदर करी। व्हाट इज कॉमन इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। तीन ऑर्गेनेल के नाम दिए, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस। इसके पास भी दो मेम्ब्रेन है, इसके पास भी दो मेम्ब्रेन है, और न्यूक्लियस के पास भी कितनी मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, दो। तो दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। आंसर क्या आएगा आपका, फर्स्ट। द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस रिस्पॉन्सिबल फॉर राइबोसोमल यूनिट फॉर्मेशन। मतलब कि जो आरएनए की फॉर्मेशन करेगी ना स्ट्रक्चर, वो किसके अंदर मिलेगी आपको, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगी। उसका नाम बताओ। ये न्यूक्लियस का डायग्राम है भाई अपने पास, ठीक है। इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, न्यूक्लियर पोर। ये सब क्या है, न्यूक्लियर पोर। फिर इसमें ना ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या है ये, क्रोमेटिन। ये दिखा रखा है भाई, क्रोमेटिन। अब यहाँ पे ना एक आपको डेंस डार्क कलर की बॉल जैसी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। और ये फॉर्मेशन करवाता है किसकी, आरएनए की, या फिर आरएनए की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। कौन करेगा भाई, न्यूक्लियोलस। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके क्वेश्चन का, न्यूक्लियोलस। क्या आएगा,
न्यूक्लियोलस। ठीक है, आधे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं भाई। 46 क्वेश्चन। क्रोमेटिन फाउंड इन न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने डिस्कवरी करी किसकी भाई, आपके क्रोमेटिन की। तो क्रोमेटिन वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग। क्रोमेटिन इज एसेंशियली कंपोज्ड ऑफ, अब ये न्यूक्लियस के अंदर है ना, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी सारी की सारी, देखो ये है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। और ये किस किस चीज से मिलकर बनता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए और किस चीज से, हिस्टोन प्रोटीन से। तो आंसर आ जाएगा आपका सेकंड। क्रोमेटिड ऑफ ए क्रोमोसोम आर हेल्ड टुगेदर एट ए पॉइंट कोल्ड। अब क्या बोला, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में आप ये देखोगे ना, ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, इसको एक क्रोमेटिड बोलते हैं। ऐसी ऐसी ये आपकी दूसरी क्रोमेटिड। इन दोनों क्रोमेटिड को जो जोड़ के रखेगा, पकड़ के रखेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रोमियर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आंसर क्या आएगा आपका, सेंट्रोमियर। सॉरी, गलत लगाया भाई, ये है सेंट्रोमियर। अगला क्वेश्चन, एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म व्हिच हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। चीजें समझते हैं भाई। देखो क्या बोलते हैं, एक फिलामेंट स्ट्रक्चर है, फिलामेंट का मतलब धागे जैसी स्ट्रक्चर है, और जो प्रोटीनेशियस है मतलब किस चीज की बनी होती है, प्रोटीन की बनी हुई है। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, मिलेगी कहां पे वो स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म में मिलेगी, विच हेल्प इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। और उसका फंक्शन क्या है, सेल की शेप को मेंटेन करवा के रखती है। मतलब कि जैसे मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी बोन्स हैं जो मेरी शेप को मेंटेन करवा के रखती हैं, ऐसे सेल के अंदर भी बोन लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल की शेप को मेंटेन करवाती है। इनको हम बोलते क्या है, साइटोस्केलेटन। क्या बोलते हैं, साइटोस्केलेटन। और ये किस चीज का बना होता है भाई, प्रोटीन का। किस चीज का, प्रोटीन का। और लंबे लंबे हैं, धागे जैसे हैं, इसीलिए इनको क्या बोल दिया, फिलामेंटस। अगला क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए एक स्टेटमेंट बताओ जो कि गलत है। दे डिवाइड बाय फिजन, ये स्टेटमेंट ठीक है। द मैट्रिक पोजेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। द क्रिस्टे डिक्रीजेस सरफेस एरिया, गलत बात भाई। क्रिस्टे का मतलब क्या था, जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग को ही क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, ना कि डिक्रीज करती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड। अगला क्वेश्चन, द क्रोमोसोम हैविंग सेंट्रोमियर एट टर्मिनल एंड। क्या बोला कि इस प्रकार की एक क्रोमेटिड है आपकी, और जो आपका सेंट्रोमियर है ना, वो आखिरी पोजीशन पे, टर्मिनल पार्ट पे है। तो ऐसे क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, टीलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम कितने टाइप के थे, चार। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर बिल्कुल लास्ट में तो टीलोसेंट्रिक, लास्ट के एंड के बिल्कुल नजदीक है तो एक्रोसेंट्रिक, सेंटर से थोड़ा सा दूर है तो सब मेटासेंट्रिक, और बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमियर है तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। तो आंसर क्या आएगा, टीलोसेंट्रिक। अगला क्वेश्चन, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स है, ये देखते हैं। ये सैटेलाइट क्रोमोसोम का डायग्राम है अपने पास। इसमें ना एक तो कंस्ट्रिक्शन यहां है और दूसरी कंस्ट्रिक्शन यहां है, इसको तो बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इनको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। अब ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन जिसका दूसरा नाम है सेंट्रोमियर, ये तो हर एक क्रोमोसोम में पाया जाता है। मगर ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ 5 पेयर हैं क्रोमोसोम के। मतलब कि टोटल 10 ही क्रोमोसोम ऐसे हैं जिनमें यहां पे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी पाई जाती है। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद जितना भी पार्ट है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन के बाद जितना भी पार्ट है ना, देखो ये ऊपर का जितना भी पार्ट है, इतना, इसको हम नाम देते हैं सैटेलाइट। इसका नाम क्या है, सैटेलाइट। तो एक ऐसा क्रोमोसोम जिसके पास सैटेलाइट प्रेजेंट है या सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं सेट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम। ऐसे ऐसे कितने हैं इंसानों में, 5 पेयर या फिर टोटल 10 है। और इनमें कंस्ट्रिक्शन कितनी है, 2। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी है और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी है। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, सैटेलाइट क्रोमोसोम है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन ओनली ना भाई, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ओनली ना, टर्सरी जैसी कोई चीज ही नहीं है भाई, बहुत प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाई जाती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट। माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, बिल्कुल ठीक है भाई। छोटी छोटी स्ट्रक्चरें साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं और इनके ऊपर एक क्या मिलती है आपको, मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेम्ब्रेन। इनको क्या बोलते हैं, माइक्रोबॉडीज। इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोबॉडीज। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। अगला क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग।
अभी करते हैं भाई इसको भी। ग्लाइऑक्सीजोम के अंदर तो मिलता है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के लिए एंजाइम। स्फेरोजोम्स को बोलते हैं प्लांट लाइजोजोम। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसको बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। और पर ऑक्सीजोम, ये याद रखें, फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। फोटो रेस्पिरेशन को भाई 2C साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2C साइकिल। तो आंसर क्या आएगा आपका प्यारे बच्चों? फर्स्ट, ए का सेकंड ये है इसके साथ। स्फेरोजोम प्लांट लाइजोजोम कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज और पेरोक्सीजोम फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज शो पॉलीमॉर्फिज्म? पॉली का मतलब ज्यादा, मॉर्फिज्म का मतलब मॉर्फोलॉजी, शेप जिसकी बार बार चेंज हो सकती है, उसका नाम बताना भाई। ऐसी तो एक ही स्ट्रक्चर है, क्या है? लाइजोसोम। जिसकी शेप फिक्स नहीं होती, जो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? लाइजोसोम। अगला क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज आर कंसिडर्ड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज? भाई सेमी ऑटोनोमस का मतलब है जो लगभग इंडिपेंडेंट होती है, सेल के ऊपर ज्यादा ही डिपेंडेंट ना हो, उनको क्या बोलेंगे? सेमी ऑटोनोमस। जो अपनी मर्जी से डिवाइड भी कर सकती है। ऐसे कितने ऑर्गेनिज हैं? दो, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट। एनिमल कैन नॉट कैरी आउट ग्लूकोनियोजेनेसिस एज दे डू नॉट पोजेसिस। एनिमल्स है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उनके पास भाई ऐसे एंजाइम्स ही नहीं है ना। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा 57 का आपका? उनके पास ग्लाइऑक्सिलेट एंजाइम्स नहीं है। कौन से एंजाइम्स नहीं है? ग्लाइऑक्सिलेट एंजाइम्स। अगला क्वेश्चन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप। कैरियोटाइप की कैसे रिप्रेजेंटेशन? डायग्रामेटिक। इसको क्या बोलते हैं? आइडोग्राम। क्या बोलेंगे? आइडोग्राम। बच्चों को बता देते हैं कि भाई कैरियोटाइप का मतलब क्या है? क्रोमोसोम्स की कंप्लीट जो इंफॉर्मेशन है, क्या है? कंप्लीट इंफॉर्मेशन। उसी चीज को क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप। अगर इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एक डायग्राम ड्रॉ किया जाए, क्या ड्रॉ किया जाए? डायग्राम, है ना। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन तैयार की जाए क्रोमोसोम्स की, उसी को क्या बोलोगे? आइडोग्राम। यहां देखोगे ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करते 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 20 21 22 वाई और एक्स, 24 के 24 क्रोमोसोम यहां रिप्रेजेंट करके दिखा रखे हैं। इसी पूरे डायग्राम को ही क्या बोलते हैं? आइडोग्राम। अगला क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के विषय में एक स्टेटमेंट गलत है। इट इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म, ये न्यूक्लियोप्लाज्म से अलग है भाई। न्यूक्लियर एनवलप, गलत बात भाई। ये जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर या फिर न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, उसके बाहर नहीं होता। माइक्रोफिलामेंट, क्या हुआ? अगला क्वेश्चन, माइक्रोफिलामेंट्स परफॉर्म ऑल द फॉलोइंग फंक्शन एक्सेप्ट। माइक्रोफिलामेंट है ना आपकी क्या है भाई? एंडोस्केलेटन का पार्ट है या फिर आपके साइटोस्केलेटन का पार्ट है, जो कि सेल शेप को मेंटेन करवा के रखता है ना। और ये माइक्रोफिलामेंट एक काम नहीं करेगा, वो क्या है? प्रोवाइड स्पोर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, करता है इन्वॉल्व इन साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मतलब क्या है? सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है ना, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहता है। जब तक सेल लिविंग कंडीशन में है, उसका साइटोप्लाज्म एक जगह नहीं रुका रहता, वो सर्कुलर मूवमेंट शो करता है। उसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं? साइक्लोसिस। ऐसा किसकी वजह से होता है? माइक्रोफिलामेंट की वजह से होता है। हेल्प इन सूडोपोडिया फॉर्मेशन, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। हेल्प इन सेल प्लेट मेथड ड्यूरिंग सेल डिवीजन, बोल दिया कि सेल डिवीजन के दौरान सेल प्लेट की फॉर्मेशन करवाते हैं ना भाई। सेल प्लेट की तो फॉर्मेशन कौन करेगा? फ्रेगमोप्लास्ट। फ्रेगमोप्लास्ट। और इस फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन कौन करवाता है? गोल्गी। कौन करवाएगा? गोल्गी। तो प्लांट सेल जब भी डिवाइड होते हैं ना, वो सेल प्लेट की मदद से डिवाइड होगी। सेल प्लेट की फॉर्मेशन करवाएंगे फ्रेगमोप्लास्ट, और फ्रेगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन कौन करवाता है? गोल्गी एपरेटस। अगला क्वेश्चन, सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल आपके लाइफ की बेसिक यूनिट है, इसीलिए इसको क्या मानते हैं हम? फंडामेंटल यूनिट मानते हैं, स्ट्रक्चरल मानते हैं, फंक्शनल मानते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द गिवन फीचर्स आर एसोसिएटेड विद प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल के साथ इनमें से क्या क्या चीजें मिलेंगी? भाई एक तो पाए जाते हैं गैस वैक्यूल। क्या मिलते हैं? गैस वैक्यूल। दूसरा, सिंगल एनवलप सिस्टम,
ये तो है नहीं भाई, साइटोस्केलेटन भी नहीं पाया जाता। नॉन सेल्यूलोजिक वॉल, सेल वॉल पाई जाती हैं, और किस चीज की बनी होती है भाई, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की, सेल्यूलोज की नहीं बनी होती। माइक्रोफिलामेंट भी नहीं मिलेंगे, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी नहीं पाई जाती। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है, एक मिनट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग पाई जाती है, लैक ऑफ एनी सेल ऑर्गेनली, राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आंसर आएगा आपका थर्ड। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है आपका, साइक्लोसिस। क्या है, साइक्लोसिस। अगला क्वेश्चन, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट देयर जीनोम सिंथेसाइज द अदर कंपोनेंट ऑफ सेल विच इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट इनटू टू डॉटर सेल इज कॉल्ड। एक ऐसे इवेंट का नाम बताओ जिसमें सेल अपने जीनोम को डुप्लीकेट कर लेती है। जीनोम का मतलब डीएनए को डबल कर लेगी, है ना, बहुत सारी सेल ऑर्गेनेल्स को भी डबल कर लेगी, और लास्ट में दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। इसी को क्या बोलते हैं हम, सेल साइकिल। क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए को पिकअप करवाते हैं एस फेज में। यहाँ है ना, ये डायग्राम दिखा रखा है भाई किसका, आपके सेल साइकिल का, या फिर माइटोसिस का डायग्राम है। ये इतना जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक, ये एम फेज है, बाकी ये सारा का सारा क्या है आपका, आई फेज। ठीक है, बाकी क्या है, आई फेज। आई फेज में एक तो G1 फेज है, एक आपका एस फेज है, और एक G2 फेज है। अगला क्वेश्चन, द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज इज कॉल्ड। ये समझते हैं, थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले आएगा आपका किसी भी सेल साइकिल का आई फेज। आई फेज के बाद सेल क्या कर जाएगी, डिवाइड करेगी, मतलब किस फेज की मदद से, एम फेज की मदद से। फिर वो जो नई सेल्स हैं वो दोबारा क्या करेंगी, ग्रो करेंगी, मतलब वो दोबारा किस फेज में जाएंगी, आई फेज में जाएंगी। आई फेज के बाद दोबारा उनमें क्या आएगा, एम फेज आएगा। अब क्या पूछ लिया, द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। ये एम फेज और ये एम फेज, इन दो एम फेज के बीच में जो फेज आया उसका नाम क्या है, आई फेज। उसको क्या बोलोगे आप, इंटरफेज। उसका नाम क्या हो जाएगा आपका, इंटरफेज। तो दो सक्सेसिव एम फेज के बीच में क्या मिलता है आपको, इंटरफेज। बायोसिंथेटिक फेज वेयर सेल ऑर्गेनली डुप्लीकेट इटसेल्फ। एक ऐसे फेज का नाम बताओ जहां सेल ऑर्गेनली डुप्लीकेट कर जाते हैं। वो कहां करती है, इंटरफेज में। कहां करेंगी, इंटरफेज के अंदर। ईस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन अबाउट। ईस्ट फंगस है एक, उसके अंदर सेल साइकिल को टोटल कितना टाइम लगता है, लगभग कितनी देर भाई, 90 मिनट, 90 मिनट। ये डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसमें फंक्शंस भी दिखा रखे हैं। जीवन में सेल ग्रो करेगी या फिर प्रोटीन वगैरह सिंथेसिस करती है। एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, सेंट्रोल्स की डबलिंग हो जाएगी। G2 फेज में भी कुछ एक सेल ऑर्गेनली डुप्लीकेट कर जाते हैं, ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। फिर आपका माइटोसिस है ना, माइटोसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, ये सारी चीजें दिखाई। एक दिखाया G0 फेज, एक ऐसा फेज जहां पे सेल डिवाइड ही नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं, G0 फेज। और G0 फेज में सेल किस फेज से जाती है भाई, G1 से। G1 से किस फेज में जाएगी, G0 में जाएगी। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको काम में आएगा भाई। अगला क्वेश्चन, डैश रिप्रेजेंट द मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल। इनमें से वो क्या है जो कि सेल साइकिल के मोस्ट एक्टिव स्टेज को रिप्रेजेंट करता है। इंटरफेज, वो क्या है, इंटरफेज। इंटरफेज में बहुत सारी चीजें डेवलप करी जाती हैं, डबल करी जाती है। तो ये कैसा फेज है, बहुत ज्यादा एक्टिव फेज है। इंटरफेज इज कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। इसको रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, इंटरफेज में बाकी सारे काम होंगे, मगर यहाँ पे एक्चुअल में क्या नहीं हो पाएगी, कभी भी डिवीजन नहीं हो पाएगी। मतलब सेल ग्रो करती चली जाएगी। जैसे मैं खाऊं पीऊं और सो जाऊं, खाऊं पीऊं और क्या करूं, रेस्ट करूं और सो जाऊं, मतलब रेस्ट करते जाऊंगा, मगर मैं कोई काम नहीं करूंगा तो मैं क्या होता जाऊंगा, ग्रो करता जाऊंगा। ऐसे ही सेल बस ग्रो करती जाती है, डिवाइड नहीं करती। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या नहीं होती भाई, डिवीजन नहीं होती, इस वजह से। 70, क्वेश्चन नंबर 70, डैश फेज सिंथेसाइज एंजाइम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग एस फेज। क्या बोल दिया कि एस फेज में कुछ एंजाइम्स क्या हो सकता है, यहाँ पे किस क्या हो सकता है, एंजाइम्स की। ये एंजाइम्स बताओ किस फेज में डेवलप करे जाएंगे। इससे पहले एक तो G1 फेज है, इसके बाद है एक G2 फेज, है ना। तो एस फेज में जिन जिन एंजाइम्स क्या हो सकता है वो कहाँ डेवलप कर लिए जाएंगे, G1 में। बहुत आसान सी बात, G1 से सेल जाएगी एस में और एस से जाएगी G2 में, तो आंसर आएगा आपका G1 फेज। अगला क्वेश्चन, द नॉन डिवाइडिंग सेल्स एंटर इनटू G0 फेज। जो सेल डिवाइड नहीं करती वो किस फेज में चली जाएंगी, G0 में। द सेल विच एंटर डैश फेज स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग इनटू स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल। ये समझाते हैं भाई, डिफरेंशिएशन हुआ है यहाँ, ये वर्ड याद रखें, डिफरेंशिएशन। मतलब
एक सेल एज्यूम करते हैं ए। ये सेल अब तक बस डिवाइड करती थी, लगातार क्या करती थी, डिवाइड, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे। अब इसने डिवाइड करना बंद कर दिया और इसने ना कोई फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि ये फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर सकती है ना, फूड को स्टोर करना शुरू कर सकती है, या फिर वही कलर प्रोवाइड करवा सकती है, या प्रोटेक्ट कर सकती है, या वाटर एब्जॉर्ब कर सकती है, कोई भी फंक्शन कर सकती है। मगर अब ये क्या नहीं करती, कभी भी डिवाइड नहीं करती। तो बताओ अब ये सेल किस फेज में जा चुकी है, अगर इसने डिवाइड करना बंद कर दिया और फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो ये जा चुकी है किस फेज में, जी नोट फेज में। किस फेज में गई, जी नोट फेज में। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, जब सेल डिवाइड करना बंद करके कोई फंक्शन करना स्टार्ट कर दे उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। अगला क्वेश्चन, द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज 8C। शुरुआत में डीएनए की अमाउंट थी 8C, देन आफ्टर एस फेज द अमाउंट ऑफ डीएनए वुड बी। उसलिए एस फेज के बाद डीएनए कितना हो जाएगा, एस फेज में क्या काम करते हैं, डीएनए को डबल कर देते हैं। शुरुआत में कितना था डीएनए, 8, उसके बाद कितना हो जाएगा, इसको डबल करें तो कितना आ जाएगा आंसर भाई प्यारे बच्चों, 16। कितना हो जाएगा, 16। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जीवन फेज इज 36। क्रोमोसोम का नंबर था कितना, 36, किस फेज में, जीवन में। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एस फेज, पूछ लिया एस फेज में कितना हो जाएगा भाई, एस फेज में डीएनए को तो डबल करते हैं मगर क्रोमोसोम्स के नंबर को डबल नहीं करते, क्रोमोसोम्स का नंबर इंक्रीज नहीं होगा, तो एस फेज में ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने बचेंगे, 36। तो आंसर क्या आएगा, 36। अगला क्वेश्चन, A phase of cell cycle which last more than 95% of total duration। सेल साइकिल का मोस्टली टाइम किस में लगता है, इंटरफेज में। एम फेज में बहुत कम टाइम लगता है, तो आंसर क्या आएगा आपका, इंटरफेज। अगला क्वेश्चन, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का बहुत ज्यादा ड्रामेटिक मतलब जिसमें बहुत ज्यादा ड्रामा होता है, जिसमें बहुत सारी चीजें उथल पुथल हो जाती है, चीजें डिवाइड हो जाती है, उस फेज को क्या बोलते हैं, एम फेज। क्या आएगा इसका आंसर, एम फेज। अगला क्वेश्चन, टू डॉटर सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर माइटोसिस। माइटोसिस हुई है, कैसे डिवीजन हुई है, माइटोसिस। ये सेल थी ए, इसने माइटोसिस परफॉर्म किया और कितने सेल्स को जन्म दिया, 2 सेल्स को। ये दोनों की दोनों सेल्स है ना बिल्कुल डिट्टो सेम है, एक दूसरे की आइडेंटिकल है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। माइटोसिस के बाद जो सेल्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल। तो क्या है आंसर, आइडेंटिकल टू ईच अदर। ए सेल डिवीजन इन विच ए डिप्लॉयड सोमेटिक सेल, कैसी सेल का नाम लिया, सोमेटिक सेल, डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। कैसी सेल बनाती है वो, आइडेंटिकल, इज कॉल्ड, ये समझाते हैं। बॉडी में 2 टाइप की सेल हैं, एक को तो बोलते हैं सोमेटिक सेल, ये सोमेटिक सेल आपकी बॉडी की फॉर्मेशन करवाती है। दूसरे टाइप की जो सेल है बॉडी में उसको बोलते हैं जर्म सेल। ये जर्म सेल्स आपकी बॉडी में गैमेट की फॉर्मेशन करवाई है। गैमेट का मतलब आपकी बॉडी में स्पर्म या फिर एग की फॉर्मेशन करवाती है। भाई इन जर्म सेल्स में तो आमतौर पे चलती है मियोसिस, क्या चलेगी, मियोसिस। और सोमेटिक सेल्स में आमतौर पे क्या चलती है, माइटोसिस। क्या चलेगी, माइटोसिस। और यहाँ पे एक और हिंट दी कि आइडेंटिकल डॉटर सेल बनी है, जो सेल है ना वो कैसे, बिल्कुल डिट्टो सेम आइडेंटिकल है, इसीलिए क्या चली भाई यहाँ पे, माइटोसिस। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड सोमेटिक सेल डिवीजन। अभी बताया सोमेटिक सेल्स में जो डिवीजन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस। माइटोसिस अक्कर इन, माइटोसिस कहां कहां देखने को मिलती है, सोमेटिक सेल्स में तो पक्का है। दूसरा अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल्स, ये समझाता हूं अभी। मेरिस्मेटिक सेल ये भी समझाते हैं। प्लांट है कोई भी, क्या है, प्लांट। ये सोयल, सोयल के ऊपर ये प्लांट का लास्ट पॉइंट, सोयल के नीचे ये भी प्लांट का लास्ट पॉइंट। ये जो लास्ट पॉइंट होता है ना प्लांट का, इसको एपिकल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिकल पार्ट। ये आपका सूट एपिकल मेरिस्टेम, इसको बोलोगे रूट एपिकल मेरिस्टेम। इन दोनों में ऐसा टिश्यू जो लगातार डिवाइड ही करता जाता है और प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है ना, ऐसे टिश्यू को या तो सूट एपिकल मेरिस्टेम, रूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। इनको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कैसी डिवीजन होती है, माइटोसिस। कैसी होगी, माइटोसिस। तो माइटोसिस सोमेटिक सेल में भी है और मेरिस्टेमेटिक सेल में भी है। अब जर्म सेल्स दिया है। अब जर्म सेल्स का मतलब ये नहीं है जहां भी जर्म सेल मिलेगा वहीं पे आप मियोसिस लगाओगे, है ना। अब क्या वर्ड दिया साथ में, अनडिफरेंशिएटेड। इनमें डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। मैंने कुछ देर पहले ये क्वेश्चन आया था, डिफरेंशिएशन का मतलब बताया था कि सेल ने डिवाइड करना बंद करके फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर दिया। अब ये कैसा है वर्ड, अनडिफरेंशिएटेड, मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन अब तक नहीं हुआ। ये एक जर्म सेल है
इसमें डिफरेंशिएशन अब तक नहीं हुआ, तो ये अब काम क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, डिवाइड करती है, डिवाइड करके नई सेल्स बनाएगी, उन सेल्स को भी क्या बोलोगे, जर्म सेल्स। मतलब कि इसने स्पर्म बनाने स्टार्ट नहीं किए हैं। तो यहाँ पे भी कैसे डिवीजन होती है प्यारे बच्चों, माइटोसिस। कैसी होएगी, माइटोसिस। तो आंसर क्या जाएगा, मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट फेज ऑफ माइटोसिस विच फॉलोज इंटरफेज। इंटरफेज के बाद जो फर्स्ट फेज आएगा ना एम फेज का, उसको क्या बोलते हैं, प्रोफेज। वो क्या है आपका, प्रोफेज। वो है आपका प्यारे बच्चों क्या, प्रोफेज। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल अकर्स इन। क्रोमेटिन मटेरियल जो आपके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे ना, वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। ऐसा किस फेज में होता है, प्रोफेज में। माइटोटिक स्पिंडल इनिशिएट्स ड्यूरिंग। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, कहां पे होगी भाई, ये भी प्रोफेज में। स्पिंडल फाइबर कब बनना शुरू हो जाते हैं, प्रोफेज में। अगला क्वेश्चन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर ड्यूरिंग। वो कब डिसअपियर हो जाते हैं, प्रोफेज में। प्रोफेज खत्म हो जाएगी, कब खत्म मानी जाएगी प्रोफेज, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियोलस गायब हो जाएगा, बाकी सारी सेल ऑर्गेनेल खत्म हो जाती है। उसके बाद कौन सा फेज खत्म हो जाएगा, प्रोफेज, और एक नया फेज स्टार्ट होगा जिसको क्या बोलोगे, मेटाफेज। तो वही प्रोफेज में ये सब चीजें क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर शॉर्टेस्ट एंड थिकेस्ट। क्रोमोसोम सबसे छोटे हैं और सबसे ज्यादा थिक हैं, किस फेज में, मेटाफेज में। किस फेज में होते हैं भाई प्यारे बच्चों, मेटाफेज में। अगला क्वेश्चन, द क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर ड्यूरिंग। मान लेते हैं क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि ये एक सेल है आपकी, इसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स थे ना, वो ऐसे सेंटर में आके अरेंज हो जाते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे आके अरेंज हो जाते हैं। ऐसा किस फेज में होता है, ऐसा होता है कहां पे, आपका मेटाफेज में। जितने भी क्रोमोसोम्स थे ना, वो इक्वेटर पे सेंटर लाइन पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। इस फेज को क्या बोलते हैं, मेटाफेज। अगला क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट दिए हैं, उनको रीड करते हैं। कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूट जाना, ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाएगी, मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकंड फेज ऑफ माइटोसिस। बिल्कुल ठीक बात, जब भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगी तभी आपका सेकंड फेज स्टार्ट हो जाएगा, जिसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज। सही है ये तो स्टेटमेंट। मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ वन सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोला कि मेटाफेज में जितने भी क्रोमोसोम है ना, उनके पास सिर्फ एक क्रोमेटिड ना भाई। मेटाफेज में तो जो क्रोमोसोम है ना, वो इस प्रकार का नजर आएगा। क्रोमोसोम किस प्रकार का नजर आता है मेटाफेज में, इस टाइप का। यहाँ पे कितने क्रोमेटिड है, एक क्रोमेटिड तो ये है और दूसरी क्रोमेटिड ये है। तो मेटाफेज पे जितने भी क्रोमोसोम उनमें कितने क्रोमेटिड मिलेंगे आपको, दो। तो भाई सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, गलत। आंसर क्या जाएगा आपका, थर्ड। द मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज स्टडीड ड्यूरिंग। क्रोमोसोम्स की स्टडी करनी है, मोर्फोलॉजी की स्टडी करनी है भाई। ये कब पॉसिबल है, मेटाफेज में। मेटाफेज में जितने क्रोमोसोम थे वो बहुत शॉर्ट हो चुके हैं, टाइटली पैक हो चुके हैं, कंडेंस हो चुके हैं और सेंट्रल लाइन पे प्रेजेंट है ना, वो ऊपर नीचे मूव करते हैं। तो उनको आप अच्छे से एग्जामिन कर पाओगे किस फेज में, मेटाफेज में। अगर भाई क्वेश्चन दूसरा आ जाता है कि क्रोमोसोम की डिफरेंट शेप्स की स्टडी करनी है, तब आंसर क्या आता है आपका, एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम्स की अलग अलग शेप निकल के आती हैं, एल शेप, जे शेप, वी शेप और आई शेप। वो कब है, एनाफेज में। बस अगर उनकी मोर्फोलॉजी से क्वेश्चन आया है, वर्ड ये याद रखें मोर्फोलॉजी, तब आंसर क्या आएगा आपका, मेटाफेज। एम से मोर्फोलॉजी, एम से ही मेटाफेज, ये याद रखने की ट्रिक है भाई, याद रखें। अगला क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के ऊपर माइक्रोट्यूब्यूल किस पोजीशन पे आके जुड़ते हैं। डायग्राम है आप बच्चों के लिए, ये देखिए, ये पूरा एक क्रोमोसोम, इसकी दो क्रोमेटिड। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर में दो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक इधर और एक इधर। इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, काइनेटोफोर। और इन काइनेटोफोर के साथ ये लंबे लंबे धागे से आगे जुड़ते हैं। इन धागों को ही क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर, या फिर इनको और क्या बोल सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। तो माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ के जुड़ेंगे, काइनेटोकोर के ऊपर आगे जुड़ेंगे। काइनेटोकोर एक क्रोमोसोम में कितने हैं, दो। कहां पाए जाते हैं, सेंट्रोमियर के लेफ्ट और राइट साइड में मिलेंगे आपको। और कैसी स्ट्रक्चर है ये, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो आंसर क्या आएगा आपका, काइनेटोकोर। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड द पोल ड्यूरिंग। क्रोमोसोम्स है ना, अब अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देते हैं, किस फेज में, प्रोफेज में तो क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होगी। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स सारे के सारे सेंट्रल लाइन पे अरेंज हो जाएंगे। एनाफेज में वो अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देंगे। और भाई
टीलोफेज में क्या होता है आखिरी फेज में? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। आखिरी फेज में क्या हुआ? क्रोमोसोम्स डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं क्रोमेटिन मटेरियल में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाती है, सारी सेल ऑर्गेनेल वापस आ जाते हैं, न्यूक्लियस दोबारा डेवलप हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा आपका? एनाफेज। तो क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल पे जाना शुरू करते हैं किस फेज में? एनाफेज में। तो भाई आपके 90 के 90 क्वेश्चन सारे के सारे सोल्व करवा दिए। अगर किसी बच्चे को फिर भी डाउट रहता है तो स्कूल में आके क्लास में मेरे से दोबारा पूछ सकता है। अच्छा, क्वेश्चन देखें आपने अभी लगभग सारे ही सारे आसान है, मुश्किल नहीं है। मगर एक बात की मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, ज्यादातर क्वेश्चन है PYQ, मतलब कि ये पहले नीट में आ चुके हैं क्वेश्चन। मतलब जो नीट का लेवल है ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं, आसान ही आते हैं। मगर आपको भाई कंसेप्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाएंगे तो गलत नहीं करने हैं, है ना। अब ये गलतियों से कैसे बचोगे? अगर आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप एरर कम करोगे, है ना। आपका जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। तो मैं आपको एक ही राय दूंगा, आप जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करो, उतनी ज्यादा क्या करो आप? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करो। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। और बायोलॉजी में कोशिश करो 360 में से 350 नंबर तो कम से कम लेके आओ, है ना, इससे आपकी रैंक अच्छी है। तो बच्चों आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। फिर भी अगर किसी को डाउट रहता है तो कमेंट भी कर सकता है या क्लास में आके मेरे से पूछ सकता है। चलो, थैंक यू बच्चों।